हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपका जो एग्जाम है यूपीपी का वो भी बहुत बढ़िया हुआ होगा। 23 अगस्त शिफ्ट 2 की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। 23 अगस्त का जो अभी शिफ्ट 2 का पेपर था यूपीपी का, उसके एनालिसिस के बारे में ये सेशन है। इस सेशन में हम 23 अगस्त यूपीपी के 23 अगस्त शिफ्ट 2 के पेपर की एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस को हम सेम पैटर्न पे करेंगे। पहले हम हिंदी से स्टार्ट करेंगे। पहले हम हिंदी को करेंगे, उसके बाद हम जीएस को करेंगे, देन हम मैथ्स एंड रीजनिंग को करेंगे। जो पहले मिल जाएगा उसको हम करेंगे, ठीक है। हिंदी से स्टार्ट करेंगे, देन जीएस, देन मैथ्स एंड रीजनिंग को करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। आंसर्स अपनी तरफ से मैं आपको सही आंसर बताने की कोशिश करूंगी, सटीक होंगे आंसर्स, ठीक है। लेकिन अगर एक आधे आंसर्स गलत हो जाते हैं, बाय द चांस एक आधे क्वेश्चन अगर के आंसर गलत हो जाते हैं तो उसे इतना माइंड ना करें, ठीक है। क्योंकि तुरंत तुरंत बनाना, तुरंत सॉल्व करना, ये सारी चीजें करना सब मुश्किल मुश्किल टास्क होता है। उसमें कहीं कहीं कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो खैर, चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। अगेन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकॉन पर प्रेस करें, सो दैट जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का पूरी तरीके से फायदा ले पाए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। अगेन, सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हिंदी के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखेंगे कि हमारे हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं वो किस क्वेश्चन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम देख लेंगे। तो ये सब मैथ्स और आपका रीजनिंग है। मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग एंड ये देखिए आपका ये जीएस आ गया। 50 जीएस कहाँ, 58 से है। 58 से जीएस है। फिलहाल हम पहले क्या करेंगे, पहले हम हिंदी का करेंगे, ठीक है। पहले हम हिंदी का करेंगे। सब जीएस है। हिंदी कहाँ है आपका, हिंदी आई थिंक और नीचे होगा। बीच में फिर से रीजनिंग देखिए आ गई। और इस तरीके से जो हिंदी है, यस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है। तो देखिए आपका पैसेज से ही स्टार्ट है, ठीक है। हिंदी जो है वो आपकी पैसेज से ही स्टार्ट है। तो चलिए हिंदी करेंगे पहले हम। पैसेज से ही आपकी स्टार्ट है हिंदी, तो पैसेज से ही हम लोग भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 114 से 118 हमारा गद्यांश के प्रश्न है, ठीक है। गद्य दिया हुआ है, गद्यांश के प्रश्न है। देखिए, झांसी की रानी कविता है, ठीक है। ये कविता है, आपको पता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। तो ये कविता के कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उस पर जो प्रश्न दिए गए हैं उस पर हमें विचार करना है, उससे रिलेटेड हमें आंसर करने हैं, ठीक है। तो पंक्तियां हैं कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेलवार, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। झांसी की रानी कविता का शीर्षक। चलिए क्वेश्चंस पे आएंगे, देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, ठीक है। देखिए, ये जो कवित्री है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, इनकी एक तो रचना ये है। उसके बाद एक है इनकी राखी की चुनौती, मान लीजिए, ठीक है। राखी की चुनौती, ठीक है, राखी की चुनौती। एक है इनकी खिलौने वाला, खिलौने वाला। बेसिकली इनका जो बैकग्राउंड था, ये जो कविताएं लिखती थी, ये किस पर लिखी थी, ये देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखती थी, ठीक है। देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखती थी आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। विवाह इनका किससे हुआ था, ठाकुर ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जी से इनका विवाह हुआ था, ठीक है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान यूपी की थी ये, प्रयागराज की। और कहाँ चली गई थी, चली गई थी एमपी। एमपी में इनकी शादी हुई थी, ठीक है, एमपी में। खैर, नेक्स्ट है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है। तो मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है इसमें हमें बताना है। मर्दानी शब्द जो है वो उसका अर्थ है वीरांगना, ठीक है। मर्दानी शब्द का अर्थ है वीरांगना। नेक्स्ट है उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, ठीक है। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक यानी इस कविता का जो शीर्षक है वो अभी मैंने आपको बताया, झांसी की रानी, ठीक है। झांसी की रानी इस कविता का शीर्षक है। क्या है, झांसी की रानी। नेक्स्ट है इस कविता की कवित्री का नाम क्या है। तो इस कविता की कवित्री का नाम ये देखिए ऊपर सीधे सीधे दिया है कि झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है।
देखिए क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, जो आपके पैसेज दिया है, जो पंक्तियां दी है उसमें आंसर है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इस कविता में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो भाई देशभक्ति की रचनाएं करती थी और देशभक्ति की कविताएं हम वीर रस में लिखते हैं। ठीक है, वीर रस में रचना होती है, तो वीर रस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीर रस करेक्ट आंसर है। यस, अगेन सेशन को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? ठीक है, विदुर वो होता है जिस जिस आदमी की पत्नी मर जाती है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा विधवा। विधवा वो औरत होती है जिसका पति मर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। तुम कब आओगे इसमें उचित विराम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तुम कब आओगे, तो कब यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न कर रहा है। नेक्स्ट है 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी किसे दिया गया था? तो 1987 में मगध। मगध किसकी रचना? ठीक है, तो ये श्रीकांत वर्मा जी की रचना थी। ठीक है, श्रीकांत वर्मा जी की रचना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण है यहाँ हमें बताना है। तो इसमें जो है मात्र वर्ड जो है वो आपका विशेषण है। क्या है? मात्र वर्ड। ठीक है, मात्र वर्ड जो है वो विशेषण है। नेक्स्ट है अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के आपके टोटल 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट है र, री वर्ड का उच्चारण स्थान है, री से ऋषि। तो री से ऋषि जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। देखिए सुबह वाली शिफ्ट में भी जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें से भी उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आया था और इस शिफ्ट में भी आया है। तो उच्चारण स्थान कल वालों के लिए और जो उनका नेक्स्ट डे है और जो आगे है जिनका एग्जाम, वो अगर उन्होंने ये नहीं पढ़ा है तो इसे जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, धर्म का अर्थ हमें बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ है गुण। धर्म का यहाँ पर अर्थ है गुण। नेक्स्ट है कानन का पर्यायवाची है। तो कानन का पर्यायवाची क्या है? कानन का अर्थ क्या होता है? कानन का अर्थ वन भी हो सकता है और वन को अरण्य भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, डाउटफुल हो जाएगा। यहाँ पर ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि कानन भी वन को कहते हैं और अरण्य भी वन को कहते हैं। तो इस तरह से कानन का ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, दोनों हो जाएंगे। तो लेट्स सी क्या आंसर की मानती है। फिलहाल ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है कृताकृत में समास है। कृताकृत में कौन सा समास है? तो कृताकृत में आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, कौन सा है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? कृतवाच्य का प्रयोग आपका हुआ है छात्रों द्वारा सजावट की गई, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो कृतवाच्य में यही होगा आपका सही आंसर, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, कर्मवाच्य में आपका कर्म की प्रधानता होती है, कृतवाच्य में आपकी कर्ता की प्रधानता होती है और भाववाच्य में आपका क्या होता है? कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता होती है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया। देखिए कृतवाच्य वो होता है जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता होता है। ठीक है, कर्म वाच्य में आपको पता है कर्ता ना होकर कर्म होता है और भाव वाच्य होता है जिसमें अकर्मक क्रिया का भाव होता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया का। चलिए, तो इसमें जो है अकर्मक क्रिया का भाव होता है। चलिए, इसमें ये इस तरह के वर्ड आते हैं, हमसे वहां ठहरा नहीं जाता, तोते से उड़ा नहीं गया, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, मुझसे शोर में सोया नहीं जाता। ठीक है, ये जैसे ये लिखा है मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, तो ये आपका आपका किस में आएगा? भाववाच्य में आएगा। जबकि आपका पूछ रहा है कि कृतवाच्य, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये इसमें आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द हमें छांटना है। पुल्लिंग शब्द हमें बताना है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इनमें से जो आपका आहार, आपका आहार जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आहार, मेहनत की गई, रंगत लाई, ठीक है, चाहत की और आहार लिया। तो इस तरीके से आप शब्द बना सेंटेंस फॉर्म करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है जो माघ और फागुन में पड़ती है। तो वो माघ और फागुन के बीच में ठंड आपकी पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? शिशिर कहते हैं। ठीक है, शिशिर, शिशिर।
नेक्स्ट है अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, यानी पर्यायवाची में बताना है। अभिज्ञ वो होता है जो जानकार नहीं होता है, तो मूर्ख ही वो होता है जो जानकार नहीं होता है, ठीक है। अभिज्ञ जो जानकार नहीं होता है। नेक्स्ट है चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। चीफ की दावत किसने लिखी है, ठीक है, तो ये भीष्म सहानी जी की रचना है, भीष्म सहानी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अर्धविराम है, ठीक है, अर्धविराम हमें बताना है कि इसमें से अर्धविराम कौन सा है, ठीक है, अर्धविराम कौन सा है, तो ये जो बी ऑप्शन है आपका, ये एक डॉट और फिर नीचे कॉमा, ये आपका अर्धविराम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इति और इति शब्द का युग्म का सही विकल्प चुनिए। इति और इति, ठीक है, तो इति होता है समाप्ति किसी चीज की, और इति क्या होती है, इति होती है बाधा, ठीक है, तो समाप्ति और बाधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप को का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है, मैं गाने की कसरत करता हूं, मैं गाने का अभ्यास करता हूं, मैं गाने का शौक कर रहा हूं, या मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूं। तो देखिए गाना एक कला है और कला का हमेशा अभ्यास किया जाता है, ठीक है, कला का हमेशा क्या होता है, अभ्यास किया जाता है, ठीक है, व्यायाम नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है अभय और उभय दोनों का शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, तो अभय वो होता है जिसको कोई भय नहीं होता है, निर्भय होता है, और उभय क्या होता है, जो कॉमन हो, ठीक है, तो दोनों, तो ये हो जाएगा इस तरीके से निर्भय और दोनों, ठीक है, उभयचर होते हैं ना, जो जल और स्थल दोनों पे रह लेते हैं, तो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है अंधेर नगरी का अर्थ है, अंधेर नगरी का क्या अर्थ है, तो अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह, जहां अंधेरा हो, ये नहीं होगा, सुनसान जगह नहीं होगा, राज्य विहीन स्थान नहीं होगा, अन्याय की जगह, ठीक है, अंधेर नगरी है, यहाँ पर तो कोई न्याय ही नहीं है। नेक्स्ट है कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है, कांति और क्लांति, तो कांति होती है चमक, ठीक है, कांति होती है चमक, और क्लांति क्या होती है, क्लांति आपकी होती है क्या, थकावट, ठीक है, क्लांति होती है थकावट, तो चमक और थकावट, ठीक है, चमक और थकावट एकदम सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आधि और व्याधि युग में आधि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, आधि व्याधि एक शब्द युग में दिया है, लेकिन आपसे अर्थ किसका पूछा गया है, अर्थ किस आपका केवल पूछा गया है आदि का, ठीक है, तो आदि का मतलब क्या होता है, आदि का मतलब होता है मानसिक पीड़ा या मानसिक कष्ट। नेक्स्ट है त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, जो ता था दा धा ना है उनका क्या है, तो ता था दा धा ना, ता था दा धा वाला मॉर्निंग की शिफ्ट में भी आया था, और ये जो है ये आपके दंत वाले हैं, ठीक है, ता वर्ग वाले जो है वो दंत वाले हैं। नेक्स्ट है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, ठीक है, तो इसमें जो है कारण बताया गया है क्योंकि, तो इसमें क्या हो गया, कारणवाचक, ठीक है, कारणवाचक अव्यय है, ठीक है। नेक्स्ट है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इन पंक्तियों में प्रत्युक्त प्रयुक्त अलंकार क्या है, तो देखिए जब आपका ये जो पंक्ति है, ठीक है, वो आएगी आपकी विभावना, विभावना अलंकार में आएगी, ठीक है, विभावना अलंकार में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो आप सभी को पता है कि साहित्य साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है दवाई शब्द का सही बहुवचन वाला रूप बताइए, तो दवाई का क्या होगा, दवाइयां, ठीक है, दवाइयां, दवाइयां होगा, और दवाइयां में भी आपका जो है छोटी ई होगी, क्योंकि यहाँ बड़ी ई है, यहाँ ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और ये दवाइयां लिखा है गलत है, तो दवाइयां, ठीक है। नेक्स्ट है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, किसे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। नेक्स्ट है अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अंगारे बरसना मतलब आपका कड़ी धूप होना, बहुत धूप होती तो कहते हैं हम कि आग के गोले बरस रहे हैं, अंगारे बरस रहे हैं। नेक्स्ट है घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति है, ठीक है, मतलब ये जो घर का रहस्य जानने वाला बड़ा खतरनाक होता है, घातक होता है, तो इसके लिए लोकोक्ति हम क्या यूज करेंगे, घर खीर तो बाहर खीर, घर आए कुत्ते को भी नहीं खिलाते निकालते, घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, मतलब इतना सम्मान हम अतिथियों का करते हैं, ठीक है, घर की बुर की दाल बराबर, मतलब जो आपके पास अवेलेबल है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो घर का भेदी लंका ढाई, ये आपका करेक्ट होगा कि घर का भेदी, घर को राज जिसे पता है वही जो है हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है,
विशेषण जो विशेषता बता रहा है, तो विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषता है। सुंदरता एक विशेषता है, वह बहुत सुंदर है, तो सुंदर होना उसकी विशेषता है। नेक्स्ट है मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये जो है आपका उत्तम, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये आपका जो है, ये आपका उत्तम पुरुष का उदाहरण है। किसका? उत्तम पुरुष का उदाहरण है। नेक्स्ट है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित, तो निर्वासित में आपका इत प्रत्यय है, इत। ठीक है, ता है तो का नहीं होगा, सा नहीं होगा, उत नहीं होगा, क्योंकि इत है तो निर्वासित में इत प्रत्यय आपका होगा, इत। तो इस तरीके से हमने अपने हिंदी के क्वेश्चंस को देख लिया है। हिंदी में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आएंगे जीएस के पार्ट पे। ठीक है, जीएस के पार्ट पे हम आएंगे। हमने देखा था कि 58 नंबर से हमारा जीएस था, 58 नंबर से आ जाएंगे हम डायरेक्ट 58 नंबर पे। अगेन सेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 58 पे आएंगे हम। 58, यस, ये रहा। तो 58 से हमारा क्या था? 58 से हमारे जीएस के क्वेश्चंस थे। तो अब हम क्या करेंगे, अपने जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जीएस के क्वेश्चंस में जो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है ये है कि यूडीएचआर, ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? देखिए ये आपके संविधान का नहीं पूछ रहा है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है यूडीएचआर, ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये आपका है। तो इसमें जो है आपको गारंटीज द राइट्स टू सीक असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन, ठीक है, उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। तो किस अनुच्छेद में देता है? ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद नहीं है, ये आपका आपका ड्राफ्ट है, ठीक है। ये इस ड्राफ्ट में कौन सा आर्टिकल है? तो इसमें आर्टिकल 14 है, ठीक है। ये आपको आर्टिकल 14 यूडीएचआर का आर्टिकल 14 आपको उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है। जिसने आर्टिकल 14 लगाया है उसका करेक्ट है। नेक्स्ट है एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? देखिए एनपीए क्या होता है? ये नॉन प्रॉफिट एसेट्स होते हैं, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, ठीक है। नॉन पैकेज नहीं होगा, नॉन पब्लिक, नॉन परफॉर्मिंग एक्शंस नहीं होगा, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां होती हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? शेरा डांस, डांस फॉर्म से आया है। देखिए आपके मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पेंटिंग से 2 क्वेश्चन, आपके चित्रकारी से 2 क्वेश्चन आ गए थे, वर्ली और चिकनकारी से, ठीक है, जो कि आसान भी थे। लेकिन यहाँ पे डांस से आया है, तो हो सकता है कि जो कल की शिफ्ट है उसमें सॉन्ग से आ जाए, ठीक है, सिंगिंग से भी हो सकता है। तो आर्ट एंड कल्चर से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चलिए, तो जो शेरा नृत्य है वो आपका ललितपुर में होता है, ठीक है, ललितपुर, यूपी का एक जिला ललितपुर। नेक्स्ट है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य है, तो जो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना। इसका जो संबंध है वो आपका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से है, ठीक है। अगर इतना भी याद होता तो खैर हो जाता, बट इट्स ओके। ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है जिससे आप जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को बैन करने के लिए है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। गलत आंसर नहीं बताऊंगी आंसर, वो ठीक है, बट गलत आंसर आपको नहीं बताऊंगी। आप चाहें तो इसको सर्च भी कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार हम सभी को पता है कि ये खेल यानी स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। किस फील्ड में? स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बायोग्राफी है? राइट, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंडिया विंस फ्रीडम आपकी जो है वो अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद जी की जो है आत्मकथा है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, अबुल कलाम आजाद जी की, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रयोग या जो भी है, वो महात्मा गांधी की है। अबुल कलाम आजाद जी की है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है।
नेक्स्ट है 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई ने कितने प्रतिशत 500 और 1000 के रुपए के नोट प्राप्त हुए? ठीक है, कितने परसेंट नोट 500 और 1000 के थे? राइट, 500 और 1000 के कितने परसेंट नोट मिले हैं? यस, तो 98.96% जो है उन्हें 500 और 1000 के नोट मिले थे। राइट, नेक्स्ट है 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने डैश को अपनाया गया। विश्व सम्मेलन ने किसको अपनाया? तो देखिए वियना डिक्लेरेशन को अपनाया गया था। ठीक है, वियना डिक्लेरेशन करेक्ट है, एकदम करेक्ट आंसर है। कोई और कुछ भी बताए आपको नहीं सुनना है, वियना डिक्लेरेशन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? तो देखिए आपको पता है 73वें में आपका पंचायती राज था। ठीक है, 42वां है नहीं, 79 वाला जो संशोधन था इसमें आपका राज्य विधानसभाओं में और लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया गया। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन। मणिपुर में है लोकटक लेक और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क भी इसी लेक पर है। नेक्स्ट है प्रस्तावना यानी उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? किस मौलिक सिद्धांत को? इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सोवर्निटी। तो देखिए फ्रेटर्निटी यानी बंधुता को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, अखंडता और एकता से हमारी बंधुता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो एंटीवायरस तो वायरस के अगेंस्ट काम करता है, मैलवेयर और ट्रोजन हॉर्स और आपका वायरस ये सब आपके मैलवेयर से कुकीज आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लेकिन जो फायर वॉल है वो आपको सेफ्टी देता है। ठीक है, फिल्टर करता है डेटा को। नेक्स्ट है इज अ सॉफ्टवेयर, अच्छा ये इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन है इसका। नेक्स्ट है दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? व्हाट इज द टर्म फॉर द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस? इसको कहेंगे आप, कह देंगे सामाजिक माध्यम विपणन यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कह देंगे। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कह देंगे। क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूटान की राजधानी क्या है? बहुत ही आसान, देखिए पड़ोसी देश से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पड़ोसी देश आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए भूटान की राजधानी आपकी थिम्फू है। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा नदी पुल जो है यानी कि जो रिवर ब्रिज है वो आपका भूपेन हजारिका ब्रिज है, भूपेन हजारिका ब्रिज। नेक्स्ट है सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की थी? ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की योजना कब पेश की? तो ये 1998 में आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई। नेक्स्ट है भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उसके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? तो जब साझेदारी होगी क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद में तो आपका सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से उसमें परिवर्तन आएगा। किससे? जब साझेदारी होगी तो सांस्कृतिक रूप से यानी कल्चरल इंटीग्रेशन के रूप में आएगा। नेक्स्ट है जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष नेता कौन है? तो जून 2024 तक आपके राहुल गांधी जो है विपक्ष के नेता हैं। नेक्स्ट तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं। ठीक है, अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA इरीना क्या करती है? ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा एजेंसी है तो ये अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए आपका UNCCT इसको माना जाता है। नेक्स्ट है दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? ठीक है, जीएसटी दर क्या है हमें बताना है। तो देखिए जीएसटी के 4 स्लैब होते हैं, 5, 12, 18 और 28। ठीक है, तो इस तरीके से जो 5% का है ये आपका लगेगा किस पे? दूध, ब्रेड, इन सब पे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने की संभावना है? ठीक है, 2024-25 तक होने की संभावना है। उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम है आपका आर्टेमिस। ठीक है, आर्टेमिस, आर्टेमिस डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इसका आंसर जो प्रमुख उद्देश्य है वो बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा यानी कि फ्यूजन एनर्जी एज अ लार्ज स्केल एंड कार्बन फ्री सोर्स, ये इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो हम सभी को पता है कि 14 सितंबर जो है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो भारतमाला जो परियोजना है आपकी वो सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे? सड़क मार्ग से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश त्योहार के रूप में जाना जाता है, तो प्रकाश हम देखिए दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं दिवाली में, तो दिवाली जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है, तो जीएसटी में आपका सेवा कर जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन पर कब पर विचार दिया था, तो सबसे पहले इन चारों ऑप्शंस में से महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा पर बात की थी। ठीक है, बुनियादी शिक्षा पर। नेक्स्ट है भारत में वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक रहा, तो 20-21 की बात कर रहा है, 20-21 में आपका मसालों का उत्पादक कौन रहा, ये मध्य प्रदेश रहा। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये हैं आपके सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो हम सभी को पता है सबसे ज्यादा हमारा केरल में है। ठीक है, और सबसे कम हमारा हरियाणा में है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या डी का घनत्व है, तो ये आपका हो जाएगा D इज इक्वल टू एन अपॉन स्पेस। ठीक है, D इज इक्वल टू एन अपॉन स्पेस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है। चलिए, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के ढांचे को कैसे इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर हम बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी को अपने इंटरनल सिक्योरिटी में इंक्लूड कर देंगे तो कैसे और ज्यादा इनहेंस करेगा सिक्योरिटी को, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए बायोमेट्रिक आपको पता है कि एक डिवाइस होती है, उसमें अंगूठा लोग लगाते हैं, आजकल जॉब में भी होता है, गवर्नमेंट जॉब में भी, ऑफिस में भी होता है। तो पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार, पहचान के लिए और सत्यापन के लिए ही होता है बायोमेट्रिक, तो ऑब्वियस सी बात है उसी में सुधार कर ये इंटरनल सिक्योरिटी को इंक्रीज कर देगा, इनहेंस कर देगा। नेक्स्ट है 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तुम सभी को पता है कि बारदोली सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी भी गए थे, लेकिन नेतृत्व की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही किया था, और यहीं पर इनको बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से डैश का स्थान दिया गया, तो ये चौथे स्थान पर रहा। किस स्थान पर रहा, तो इंस्टाग्राम सोचिए आपका चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था ये हमें बताना है। ठीक है, चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था, तो चीन ने तिब्बत पर आपका 1950 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषक का जैव संकेतक माना जाता है, मतलब उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस बताती है कि जो वाटर है उसमें पोल्यूशन है या नहीं। देखिए जेब्रा और शेर तो लैंड पे रहते हैं, केचुआ जो है वो बारिश में निकलता है, हालांकि लैंड पे ही रहता है, कोई पानी में परमानेंट तो रहता नहीं है। मेढक जो है भाई वो पानी में रहता है, तो मेढक जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं, देखेंगे थोड़ा बीच में तो कहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं। चलिए अब हम आ जाएंगे अपने मैथ रीजनिंग के पार्ट पे, हमारा जीएस का जो पार्ट है वो खत्म हो गया है, तो चलिए हिंदी और जीएस हमने कर लिया है, अब आ जाएंगे अपने मैथ और रीजनिंग के पार्ट पे। ये इसमें हम नंबर 1 से ही करेंगे। ठीक है, नंबर 1 से ही करेंगे, जो मिल जाएगा पहले मैथ्स या पहले रीजनिंग। चलिए तो पहला पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आरेख दिया गया है और इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको कि आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो इंग्लिश अंग्रेजी जानते हैं, त्रिकोण उनको दर्शाता है जो मराठी जानते हैं, वर्ग उनको दर्शाता है जो तेलुगु जानते हैं, और वृत्त उनको दर्शाता है जो हिंदी जानते हैं। 1 से 12 तक अंकित किए गए क्षेत्र व्यक्तियों के बीच भाषा प्रवीणता के विभिन्न संयोजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं हमें ये बताना है। ठीक है,
कितने व्यक्ति बोल सकते हैं, तो इसका एक डायग्राम हम बना लेंगे। इस तरीके से जब डायग्राम बनाएंगे तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 12। ठीक है, डी ऑप्शन आपका 12 आंसर करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट है, यदि अक्षरों का क्रम AFKP, ठीक है, इस तरीके से है तो अगला क्या आएगा, अगला हमें बताना है क्या आएगा। तो अगला आपका क्या आ जाएगा, अगला आपका आएगा U, ठीक है, U आएगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। मतलब 185 और 199 में जो संबंध है वही उन संख्याओं में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 139 और 153, 139 एंड 153। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड में लर्निंग को 160 के रूप में लिखा जाता है, उस कोड में प्रिपरेशन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन को जब हम लिखेंगे तो ये 266 इसका कोड निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, 266 इसका कोड निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और जो पहले आता है उसे चुनिए। पहले तो हमें इसे जो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज है उसके हिसाब से अरेंज करना है, उसमें भी जो पहले आएगा वो हमें लिखना है। तो इसमें जो आएगा वो होगा आपका, जो करेक्ट आंसर है वो होगा हैंड ओवर, ठीक है, हैंड ओवर। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को हमें पूरा करना है कि 42 के बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो जब आप यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ पर सीरीज में क्या आएगा, यहाँ पर 56 आ जाएगा। क्या 56, देखिए सॉल्व नहीं कराऊंगी, सबसे पहले करेक्ट आंसर दूंगी क्योंकि जो बच्चे देकर आ रहे हैं उनको आंसर जानने की जल्दी होती है। सॉल्व भी हम इसे करेंगे बट आज नहीं। नेक्स्ट है, यदि h+1 का अर्थ है h+i है, सॉरी h+i का अर्थ है hi की बहन है, h-i का अर्थ है hi का भाई है, h×i का अर्थ है hi की माँ है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि JP की बेटी है, ठीक है, JP की बेटी है, तो ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा P Q माइनस J+M, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो पैरानॉर्मल के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, रेयर, RARE, ये नहीं बनाया जा सकता। करेक्ट आंसर आपका डी है, रेयर। नेक्स्ट है, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो फिल द ब्लैंक्स है उसमें हमको जो गायब संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो जब हम इसे ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगी, वो होगी 355, 355, राइट, 355। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को सबसे अच्छे से दर्शाता है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से सुबह भी क्वेश्चन आया था, वेन डायग्राम से अब भी क्वेश्चन आया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शेर गुफा में है जैसे मकड़ी कहाँ है, मकड़ी आपकी जाले में रहती है, ठीक है, जैसे मकड़ी आपकी जाले में रहती है। नेक्स्ट है, प्रिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करती है, फिर बाएं मुड़ती है और फिर 40 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और फिर 30 मीटर चलती है। अब वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। प्रिया अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, हमें बताना है। तो प्रिया अपने प्रारंभिक बिंदु से 50 मीटर दूर है। जब आप ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 50 मीटर आपका आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट आकृति दी है, पैटर्न हमें बताना है। ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उत्तर आकृतियों में से वह विकल्प चुनिए जो प्रश्न आकृतियों में देखे गए पैटर्न को बनाए रखता हो, मतलब पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो डी ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन वो करेक्ट होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक अब किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये किधर जा रहा है, या उत्तर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर। देखिए, एक स्कूल में कक्षा 9 के छात्रों के 4 सेक्शन ABCD हैं, क्वेश्चन है। तो इसमें हमें एक तरफ परिणाम दिए गए हैं, एक तरफ सेक्शन और ABCD और उनके मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। नहीं, दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण, अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण, सेक्शन वाइज इस तरीके से डिटेल दी गई है। तो पूछ रहा है दोनों परीक्षाओं में से किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे ज्यादा था, ठीक है। तो सेक्शन डी इसका आंसर होगा, सेक्शन डी में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे ज्यादा था। क्या था, सबसे ज्यादा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पता लगाइए कि पिछले वर्ष से अगले वर्ष की चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या है, चाय की। तो इसमें सॉल्व करके आंसर आएगा, DI का क्वेश्चन है।
तो इसमें आंसर आएगा 17.65%, 17.65%। राइट, नेक्स्ट है दी गई कोड भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाइए, जहां प्लस मल्टीप्लाई को दर्शाता है और मल्टीप्लाई माइनस को दर्शाता है, माइनस डिवीजन को दर्शाता है और डिवीजन प्लस को। साइन चेंज कर दिए जाएंगे और जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, 8 हमारा आंसर निकल कर आएगा। क्या आएगा, 8, 8। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला चित्र चुनिए जो दिए गए पैटर्न को जारी रखता है। तो जो दिए गए पैटर्न को जारी रखता है वो क्या होगा आपका, वो होगा क्वेश्चन नंबर 18 है ना आपका, वो होगा आपका ये ए जो है वो आपका दिए गए पैटर्न को जारी रख रहा है। नेक्स्ट है आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी है कंप्लीट करनी है हमें। कह रहा है 145 और 15 का 15 की पावर 4 जैसे है तो 532 किसके साथ किसके समान है। ठीक है, तो ये जब एनालॉजी आप निकालेंगे तो यहाँ पर 52 की पावर क्या आएगी आपकी, 52 की पावर 3 आ जाएगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि आपके पास एक नियमित पंचभुजी पेंटागोनल प्रिज्म है और आप इसे इसके आधारों यानी बेसिस के समांतर काटते हैं तो अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन किस आकार का है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो किस आकार का होगा, ऑब्वियस सी बात है वो आपका होगा पंचभुज, पेंटागन। ठीक है, पंचभुज का होगा। ठीक है, पंचभुज का होगा। नेक्स्ट है अनुक्रम में अगला क्या आता है, ए बी को छोड़ के सी डी को छोड़ के ई, एफ को छोड़ के जी, ए कुछ बी को छोड़ के सी डी को छोड़ के ई के बाद एफ को छोड़ के जी एच को छोड़ के आई। ठीक है, तो आई आएगा यहाँ पे, आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका एक मेज पर 4 कार्ड रखे गए हैं, प्रत्येक कार्ड पर एक तरफ एक नंबर और दूसरी तरफ एक अक्षर होता है। प्रदर्शन पर कार्ड देखिए यहां से देख लेते हैं 3, 8, ई और के। ठीक है, दिखाते हैं हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किन कार्डों को पलटना चाहिए। ठीक है, किन कार्डों को पलटना चाहिए, तो इसमें हमें 3 और के को पलटना चाहिए। ठीक है, 3 और के। चलिए नेक्स्ट है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन ने कहा यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है, पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है, तो वो उसकी माँ है। क्या है, माँ है। नेक्स्ट है एनालॉजी को हमें पूरा करना है। जैसे कैमरा फोटोग्राफर रखता है तो माइक्रोस्कोप कौन रखता है, ऑब्वियस सी बात है माइक्रोस्कोप बायोलॉजिस्ट रखता है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट रखता है। नेक्स्ट है डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे हैं। ठीक है, दोनों के पास स्केल्स हैं, दोनों अंडे देते हैं, दोनों हवा में सांस लेते हैं, दोनों मछली हैं। ठीक है, तो देखिए डॉल्फिन और व्हेल, हालांकि व्हेल मैमल है। ठीक है, व्हेल जो है वो मैमल है और डॉल्फिन भी आपका जो है हवा में तो सांस ले नहीं पाएगी, दोनों के पास स्केल्स हैं और दोनों अंडे देते हैं। तो आपका ये दोनों मछली होगा, फिलहाल के लिए मछली है, बाकी ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, थोड़ा सा डाउटफुल है ये। नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों में ट्राइंगल्स की संख्या हमें बतानी है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें बताने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें इसमें बताने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके 26 में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके 16 हो जाएंगे। कितने, 16 हो जाएंगे। नेक्स्ट है दिए गए चित्रों में से वह चुनिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा कर सके। ठीक है, दी गई श्रृंखला को पूरा कर सके, तो ये आपका जो है ये हो जाएगा इस तरीके से श्रृंखला ए बी सी डी। यस, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से विषम को ज्ञात करना है, ऑड वन आउट करना है हमें। तो इसमें से जो आपका ये देखिए इधर गया, ये इसको जब आप रोटेट करेंगे तो यहाँ जाएगा, फिर जब इसको रोटेट करेंगे तो ये यहाँ आएगा, फिर जब इसको रोटेट करेंगे तो ये यहाँ आना चाहिए ना। ठीक है, ये यहाँ आना चाहिए, तो ये यहाँ कैसे हो गया, तो ये ऑड वन आउट है। डी ऑप्शन आपका ऑड वन आउट है, रोटेट करके देखेंगे आप। नेक्स्ट है दी गई आकृति में कितने आयत हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमें बताने हैं, आयत कितने हैं। तो इस आकृति में आपके 13 आयत हैं। ठीक है, 13 आयत हैं। नेक्स्ट है इस श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, हमें सीरीज का क्वेश्चन है बताना है। तो इस श्रृंखला में जब आप सॉल्व करेंगे तो जो अगली संख्या होगी, देखिए बढ़ के फिर घट रहा है,
फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, ठीक, यहाँ देखिए यहाँ से ये घट रहा है, फिर ये घटा, फिर ये घटा, तो ये इससे कम ही होगा। और ज्यादा का देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, 34 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 31। 31 है, ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। कौन सी आकृति इससे बन सकती है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा आपका बी। ये आकृति बन सकती है, आप अरेंज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, उन अक्षरों की जोड़ी को चुनिए जो समूह में अन्य से भिन्न है। ठीक है, जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, तो जी बी टी ओ ओ के एम एच, तो आपका ओ के जो है वो भिन्न है। ठीक है, ओ के जो है वो भिन्न है। नेक्स्ट है, श्रृंखला 3, 5, 11, 29, 83 में अगली अगली संख्या क्या होगी। तो जो अगली संख्या होगी वो होगी आपकी 245। फटाफट से आंसर नोट करते जाइए, जो लोग पेपर देकर निकले हैं वो आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्चा की जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 रुपीज थी। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 रुपए अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। तो यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी, वो 8 थी। कितने थे, 8 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 अक्षर समूह किसी ना किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि एक अक्षर समूह अलग है। तो विषम वाले को हमें चुनना है, विषम वाले को बताना है। तो विषम वाला जो होगा इसमें ओ क्यू आर टी ये होगा। ठीक है, एच आई जे के एल एम एन, ठीक है, एक एक छोड़ के है। ठीक है, पी क्यू आर आर एस टी टी यू वी, यहाँ पर ये आपका क्रम नहीं बनेगा, इस तरीके से इसको दिया गया है। नेक्स्ट है, विषम ज्ञात करना है हमें, ऑड वन आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर, यस, तो जो आपका बी ऑप्शन है, बी ये ऑड है, ऑड वन आउट है। ठीक है, ऑड वन आउट है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ हैं। बी सी का बेटा है लेकिन सी बी की मां नहीं है। ए सी का विवाहित जोड़ा है, ई सी का भाई है, डी ए की बेटी है, एफ ए का भाई है। तो परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। तो परिवार में टोटल आपके 2 महिला सदस्य हैं। कितनी महिला सदस्य हैं, 2 महिला सदस्य हैं। ठीक है, 2 महिला सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, यदि 6 आमों की कीमत 90 है तो 10 आमों की कीमत क्या है। ठीक है, 6 आम 90 के हैं तो 10 आम कितने के होंगे, तो 10 आम आपके हो जाएंगे 150 रुपए के। कितने के हो जाएंगे, 150 रुपए के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 39। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली 3240 है, लेकिन इसको होल्ड कर दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, क्लोज आंसर दिए गए, हालांकि 3240 इसका नियरेस्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सी और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक साथ काम किया, फिर सी चला गया और बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया। तो बी ने शेष कार्य को 5/1/3 दिन में पूरा किया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, तो ए ने कार्य शुरू होने के 26 दिन बाद काम छोड़ दिया, 26 जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है। तो परिणामी वृद्धि जो आपकी निकल के आएगी वो आपकी 10% की निकल के आएगी, 10% की निकल के आएगी। नेक्स्ट है, क्रमशः 180 प्रति किलोग्राम और 280 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 2 प्रकार की चायों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को आप 320 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर आपको 20% का लाभ हो। ठीक है, तो ये आप अगर 2:13 के रेशियो में मिलाएंगे तो आपको लाभ इतना होगा। नेक्स्ट है, ए और बी की गति की दरों के बीच का अनुपात 2:3 है और इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, ए को ज्यादा लगता है क्योंकि ए का 2x है, बी का 3x है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए की दुगनी गति, यदि ए दुगनी गति से चले तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ए अगर दुगनी गति से चलेगा, ठीक है, ए अगर दुगनी गति से चलेगा तो उसको 22.5 मिनट्स लगेंगे। ठीक है,
22.5 मिनट्स। नेक्स्ट है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाती है, उसी समय में वह धनराशि किस दर पर 6 गुनी हो जाएगी? 6 गुनी हो जाएगी। तो देखिए इसका जो आंसर है आपका वो होगा क्या, 12.5%। 12.5%, 12.5% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सेवा से सेवानिवृत्त होने पर एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। उसका वेतन 1/1/1983 को 380 रुपए प्रति माह और 1/10/83 को 1/10/84 और 1/10/85 पर 40 रुपए देय राशि की वृद्धि के साथ यदि 1/1/86 को सेवानिवृत्त होता है तो वह प्रति माह कितनी पेंशन पाता है? बताना है हमें कि प्रति माह वह कितनी पेंशन पाता है। क्वेश्चन नंबर 46, तो वो पाता है 205 रुपए। करेक्ट आंसर है इसका 205 रुपए। राइट। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो संख्या का 120% क्या होगा? तो संख्या का 120% होगा 0.6%। कितना? 0.6%। करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी। उसका वास्तविक लाभ कितना होगा? तो उसका वास्तविक लाभ होगा एक्चुअल 5%। नेक्स्ट है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत रन 40 है। उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन से अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो बाकी 28 पारियों में उसका औसत 38 रन है। तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है? ठीक है, तो खिलाड़ी का जो न्यूनतम स्कोर निकलेगा वो निकलेगा आपका 18। कितना? 18। उसका न्यूनतम स्कोर 18 है। नेक्स्ट है, एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपए प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं तब भी वह 25% का लाभ कमाएगा। हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ? तो निर्माता को कितना नुकसान होगा? निर्माता को आपकी कितना नुकसान होगा? क्वेश्चन नंबर 50 में आपका है निर्माता को 26,000 का नुकसान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार को 6400 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई तो कार का क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य हमें बताना है, तो क्रय मूल्य इसका था 8,000 रुपए। ठीक है, कितना था? 8,000 रुपए। नेक्स्ट है, एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है तो उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वो इसे 580 रुपए में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का दुगना होता। तो स्कूटर का क्रय मूल्य क्या था? स्कूटर का क्रय मूल्य हमें बताना है। स्कूटर का क्रय मूल्य था आपका 500 रुपए। कितना? 500 रुपए। नेक्स्ट है, एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है तो स्थिर जल में नाव की गति क्या है? स्थिर जल में हमें नाव की गति बतानी है। तो स्थिर जल में आपकी नाव की गति है 5.5 किलोमीटर पर आवर। कितना? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति शांत जल में 22 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे में किसी एक घंटे में तय करता है और यह पता चलता है कि उसका धारा से विपरीत लिया गया समय धारा के साथ के समय के से दुगना है। तो धारा की गति क्या है? धारा की गति हमें बतानी है। धारा की गति आपके 7 सही 1/2 होगी। कितनी होगी? 7 सही 1/2। नेक्स्ट, ये हमें संख्याएं दे रखी हैं और हमें बताना है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, इनका एचसीएफ क्या होगा? तो इनका एचसीएफ आपका 1/60 होगा। क्या होगा? 1/60 होगा। नेक्स्ट है, एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारियों के छुट्टी के पर जाने के पश्चात अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं। तो फिर ज्ञात कीजिए कि शुरू में कितने सचिव थे। तो शुरू में कितने सचिव थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। शुरू में आपके 40 सचिव थे। कितने? 40 सचिव थे। नेक्स्ट है, 285, 510, 1440 का महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ हमें निकालना है। तो ये सब जो है आपका इसका एचसीएफ हो जाएगा 15। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमने शिफ्ट 2 को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एकदम सही आंसर, सटीक आंसर मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, एकदम सटीक आंसर है सारे ही, हिंदी हो जीएस हो। ठीक, जहां पर डाउट है मैंने आपको बता दिया। एक सेकंड, अभी यहाँ पर बचा हुआ है। एक सेकंड, देखा नहीं मैंने। यस, अभी आपके बचे हुए हैं 97 नंबर क्वेश्चन से आपके जो है ये बचे हुए हैं। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 7 से हमारे भी बचे हुए हैं। अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से वह युग्म ज्ञात कीजिए जो दिए गए युग्म के समान है।
बीच बीच में ये लोग डाल देते हैं, ये नहीं कि पूरा पार्ट वाइज दें कि हिंदी का दे दिया एक बार में, जीएस का दे दिया, फिर रीजनिंग का और मैथ्स का, इस तरीके से नहीं देते हैं, बीच बीच में इस तरीके से क्वेश्चंस डाल देते हैं, पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है बच्चों का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में वह युग्म ज्ञात कीजिए जो दिए गए युग्म के समान है। हमें बताना है कि प्रक्षेप पथ पे होता है, ठीक है, तो उपग्रह जो है आपका कक्षा में चलता है, ठीक है। देखिए, प्रक्षेप पे जो होता है, ठीक, वो जो प्रोजेक्टाइल है वो ट्रेजेक्टरी पे रहता है, तो सैटेलाइट आपका ऑर्बिट पे रहता है ना, ठीक है, सैटेलाइट आपका ऑर्बिट पे रहता है। नेक्स्ट है, यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या है? यदि धारा की दिशा नाव की गति धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक है, 50% अधिक है, तो हमें बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 4.5% प्रति घंटा, 4555 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कितना? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे 99। 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? आधार और ऊंचाई दी हुई है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, बहुत ही आसान, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। तो 1/2 करेंगे, आधार करेंगे, ऊंचाई करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से 64 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स वाई एक्स के पूर्व में है, जो पी के पूर्व में है, जेड वाई के उत्तर पश्चिम में है, जेड की किस दिशा में पी है, ठीक है, किस दिशा में पी है? तो उत्तर पूर्व में है, ठीक है, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में है। नेक्स्ट है असमान संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, असमान संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें जो डिसिमिलर नंबर है, असमान है, वो क्या है? वो आपका 5745, ये ऑप्शन आपका मैच नहीं हो रहा है, 5745 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेष से भिन्न है? ऑड वन आउट करना है हमें, तो इसमें जो है आपका जो 13 है, 13 जो है वो आपकी भिन्न है, औरों से भिन्न है, जब आप लॉजिक लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि 13 जो है वो भिन्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103 कि एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है, खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा के अगले 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, यदि यात्रा के पहले 400 किलोमीटर के लिए उसकी औसत गति क्या थी? हमें बताना है कि उसकी यात्रा के पहले 400 किलोमीटर के लिए उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी? वो थी इसकी 61.53, 61.53। नेक्स्ट है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ मेरे पिता की बेटी है, तो वह तस्वीर किसकी थी? वह तस्वीर उसके बेटे की थी, ठीक है, किसकी थी? उसके बेटे की थी। नेक्स्ट है, रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चली, फिर बाईं मुड़ी और फिर 20 किलोमीटर चली, फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर चली, फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूम गई और सीधे चली। अब वह किस दिशा में चल रही है? तो अब वह नॉर्थ ईस्ट में चल रही है, उत्तर पूर्व में चल रही है। नेक्स्ट है, तालिका को पढ़ना है और इसके लिए हमें 472938, इसके इस कोड के लिए हमें प्रासंगिक कोड हमें बताना है, ठीक है, तो प्रासंगिक कोड जब आप बताएंगे, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका कोड जो है वो हो जाएगा ZTMWNZ, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ मिसिंग नंबर है, इसको हमें बताना है, तो इसमें जो मिसिंग नंबर है वो 135 है, इसके बाद 135 आएगा, इस श्रृंखला में जो करेक्ट आंसर है वो 135 होगा। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर के अक्षरों के जो दो सेट हैं वो किसी तरह जुड़े हुए हैं, अक्षरों के तीसरे सेट और उसके अंतर्गत 4 विकल्पों में से एक के बीच भी यही संबंध है, तो हमें बताना है कि 18120 और रैट के बीच में जो संबंध है वो इस संख्या और किसके बीच में संबंध है? जब आप निकालेंगे तो वो निकलेगा आपका रिंग्स, ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ये संबंध निकलेगा, ठीक है, ये संबंध आपका निकलेगा। नेक्स्ट है, हमें ऑड वन आउट करना है, विषम युग्म छांटना है, ठीक है, गाय का बछड़ा होता है, कुत्ते का पिल्ला होता है, ठीक है, भेड़ का मेमना होता है, लेकिन कछुआ का कूर्म, टर्टल, ये तो इसको दे दिया है, ठीक है, टॉर्टाइस टर्टल, ये तो आपका ये ऑड है, ठीक है, ये ऑड है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, एक परिवार में 5 सदस्य पी क्यू आर एस टी है, पी और क्यू एक विवाहित जोड़ा है, क्यू महिला सदस्य है, पी आर का इकलौता बेटा है जिसकी इकलौती बेटी एस है, टी एस की माँ है, क्यू टी से कैसे संबंधित है? क्यू टी से कैसे संबंधित है? तो वो उसकी बहू है,
बहु जो है वो करेक्ट आंसर होगा। पाई चार्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई चार्ट को सॉल्व करेंगे और जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें जो आंसर आएगा वो 50 रुपए निकल के आएगा। ठीक है, तो ये पाई चार्ट का है कि किसी पुस्तक पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक निर्धारित किया गया है। अंकित मूल्य 280 है, तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत क्या है ये हमें बताना है और यहाँ पर डिटेल दी हुई है। ठीक है, कॉस्ट यहाँ पर दी हुई है। इस तरीके से आप जब अरेंज करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो 50 रुपए करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के अनुसार प्रश्न का उत्तर हमें देना है। ये जो सीरीज है इसके हिसाब से हमें उत्तर देना है, तो हमें बताना है। इसमें जो आंसर आएगा वो होगा बी और क्यू। ठीक है, दो पड़ोसी वर्णमाला क्रम के सबसे दर हैं। एक मिनट, दी गई व्यवस्था में कौन से दो पड़ोसी वर्णमाला क्रम में सबसे दूर हैं? तो बी और क्यू सबसे दूर हैं। ठीक है, बी और क्यू सबसे दूर हैं। नेक्स्ट है, यदि 4 लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफी पसंद है, 20 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, तो कितने लोगों को केवल चाय पसंद है? वेन डायग्राम बनाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 20 निकल कर आएगा। ठीक है, 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से अब हमने अपनी पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ये हिंदी के, बीच में फिर हमारे रीजनिंग के, ठीक है, रीजनिंग के ऊपर फिर हमारे ये जीएस के, और जीएस के ऊपर आपके ये मैथ्स के। ठीक है, ये मैथ्स के क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने 23 अगस्त की शिफ्ट 2, 23 अगस्त की शिफ्ट 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये मोस्ट पॉसिबल करेक्ट आंसर देने की कोशिश की है। ठीक है, सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंचते रहे और आपकी हेल्प होती रही। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप मिलेंगे कल के सेशन में जिसमें हम कल के पेपर की एनालिसिस करेंगे और अपने बाकी के वीडियोस को भी देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।